स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। योम किपुर वॉर ऑफ 1973। वेलकम टू स्टडी IQ IAS। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, कहानी है 1973 की। दिन 6 अक्टूबर। 6 अक्टूबर यानी योम किपुर का दिन। ये जूइश कैलेंडर का सबसे होलीएस्ट दिन है, जिसको डे ऑफ अटोनमेंट भी कहा जाता है। दुनिया के सबसे बड़े जूइश नेशन यानी इजराइल में ये नेशनल हॉलिडे का दिन था। पूरा देश अपने घरों में ये त्योहार मना रहा था। हॉलिडे की वजह से इजरायली बॉर्डर्स पर ट्रूप्स की स्ट्रेंथ भी कम थी। इजिप्ट और सीरिया इसी बात का फायदा उठाते हैं और इजरायली फोर्स से 10 गुना ज्यादा फोर्स के साथ उस पर आक्रमण कर देते हैं। और इसी के साथ शुरू होता है योम किपुर वॉर ऑफ 1973। इसको अक्टूबर वॉर, रमादान वॉर या फिर अरब इजरायली वॉर ऑफ 1973 के नाम से भी जाना जाता है। ये इजराइल के एग्जिस्टेंस पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक था। लगभग 25 दिन चले इस वॉर ने मॉडर्न वॉरफेयर की थियरीज और अरब वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स को पूरी तरह बदल कर रख दिया। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद यह वॉर पहला इंसिडेंट था जब यूएस और यूएसएसआर के बीच एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होते होते रह गया। तो ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसके क्या परिणाम रहे, इस सब की चर्चा आज हम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रीफ बैकग्राउंड। दोस्तों, हर वॉरफेयर की तरह यह वॉर भी यूं अचानक शुरू नहीं कर दिया गया। इसकी नींव भी बहुत पहले ही रखी जा चुकी थी। ये तो हम सब जानते ही हैं कि इजराइल के लैंड को लेकर अरब वर्ल्ड और जूज कम्युनिटी के बीच कितने लंबे समय से डिस्प्यूट चल रहा था। इस डिस्प्यूट को लेकर इजराइल और अरब वर्ल्ड के बीच पहले भी कई फुल फ्लेज्ड वॉर हो चुके थे, लेकिन योम किपुर वॉर का मेन ट्रिगर 1967 में हुए 6 डे वॉर में छिपा हुआ था, जिसमें इजराइल को एक शानदार जीत हाथ लगी थी। इसमें एक तरफ इजराइल था और दूसरी तरफ पूरा अरब वर्ल्ड, लेकिन उसके बावजूद इजराइल ने इसमें अरब वर्ल्ड को हराने के साथ साथ अपने ओरिजिनल साइज से 3.5 गुना ज्यादा टेरिटरी पर कब्जा किया। यह पूरे अरब वर्ल्ड के लिए एक बहुत शर्मनाक हार साबित हुई, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी अरब कंट्रीज उस छोटी सी कंट्री के हाथों हारी, जिसको उनके मुताबिक एग्जिस्ट करने का भी अधिकार नहीं था। इसमें सबसे ज्यादा लॉस जॉर्डन, इजिप्ट और सीरिया का हुआ, क्योंकि जॉर्डन से वेस्ट बैंक, सीरिया से गोलन हाइट्स और इजिप्ट से उसका साइनाई डेजर्ट और गाजा स्ट्रिप छीन लिया गया। ये सब अब इजराइल के कंट्रोल में थे। यहां इजराइल चाहता था कि वो इन ऑक्यूपाइड टेरिटरीज को अरब वर्ल्ड के साथ बार्गेनिंग चिप की तरह यूज करेगा, ताकि वो लोग इसके बदले इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लें। लेकिन अरब वर्ल्ड इजराइल की बात सुनने को तैयार नहीं था। इस वॉर में मिली हार के बाद इजराइल से डील करने के लिए अरब कंट्रीज अब 3 नोज का कॉन्सेप्ट लेकर आई। 3 नोज यानी नो रिकॉग्निशन, नो पीस, नो नेगोशिएशन। और वो भी तब तक जब तक इजराइल इन सभी ऑक्यूपाइड एरियाज को वापस नहीं करता। यहां इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक जो अरब वर्ल्ड इजराइल को मिडल ईस्ट का जरा भी लैंड देने को तैयार नहीं थे, वो अब बस ये चाहते थे कि इजराइल उनकी ऑक्यूपाइड टेरिटरीज वापस कर दे और खुद को वहीं तक सीमित कर ले, जैसा 1948 में यूएन के पीस प्लान द्वारा डिसाइड किया गया था। खैर, इस बीच अरब वर्ल्ड पूरी दुनिया को यह दिखा रहा था कि वो अब भी इजराइल को किसी भी सूरत में रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, और उनकी इन बातों से यह साफ जाहिर था कि इजराइल और अरब वर्ल्ड के बीच जल्द ही एक और वॉर होने वाला है। तो चलिए अब उन इवेंट्स पर नजर डालते हैं जो इस वॉर से पहले इस रीजन में अनफोल्ड हो रहे थे। इवेंट्स लीडिंग टू द वॉर। दोस्तों, 6 डे वॉर और योम किपुर वॉर के बीच के पीरियड में इस रीजन में बहुत से इंपॉर्टेंट चेंजेस हो रहे थे। जैसे कि अब तक जॉर्डन इजराइल के अगेंस्ट था और उससे 6 डे वॉर में बुरी तरह हार चुका था। जॉर्डन के वेस्ट बैंक पर अब इजराइल का कब्जा था, लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ कि जॉर्डन इजराइल की साइड हो गया। जी हां, असल में 1970-71 में जॉर्डन और पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ के बीच ब्लैक सितंबर वॉर छिड़ा हुआ था। जॉर्डन पीएलओ को वहां से बाहर निकालना चाहता था, क्योंकि जिस पीएलओ को जॉर्डन ने अपने यहां सेफ बेसिस प्रोवाइड किए, वही पीएलओ जॉर्डन के प्रेसिडेंट के असैसिनेशन और देश में तख्ता पलट की तैयारी कर रहा था।
लेकिन जॉर्डन इजराइल और पाकिस्तानी आर्मी की मदद से पीएलओ को अपने यहां से बाहर निकालने में कामयाब हुआ, जबकि सीरियन आर्मी पीएलओ की मदद कर रही थी। तो इस वॉर के बाद जॉर्डन इजराइल के करीब आ गया था और सीरिया का राइवल बन चुका था। जॉर्डन और पीएलओ की राइवलरी की अपनी एक अलग इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर आप उसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। कुल मिलाकर अब जॉर्डन फिलहाल इस राइवलरी से साइडलाइन हो चुका था। खैर, दूसरी तरफ वॉर टॉर्न सीरिया में उसकी कमजोर हालत का फायदा उठाते हुए हाफिज अल असद वहां तख्ता पलट करके सीरिया के नए प्रेसिडेंट बन चुके थे। 6 डे वॉर के टाइम पर ये सीरिया के डिफेंस मिनिस्टर थे और अब प्रेसिडेंट बनकर वो इजराइल से अपनी उसी हार का बदला लेना चाहते थे। उनका मेन मकसद अपनी इमेज को ठीक करना और गोलन हाइट्स को फिर से कैप्चर करना था। लेकिन सबसे बड़ा गेम प्लान इजिप्ट के माइंड में चल रहा था। गमाल अब्दुल नासिर की डेथ के बाद अब अनवर सादात इजिप्ट के नए प्रेसिडेंट बन चुके थे। अब इजिप्ट पहले की तरह इजराइल को खत्म नहीं करना चाहता था, वो बस अपनी लॉस्ट टेरिटरीज को इजराइल से वापस लेना चाहता था। इसके लिए उन्होंने वॉर से पहले यूएन की हेल्प से इजराइल के साथ एक पीस डील की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल साइनाई पेनिनसुला से अपनी आर्मी पार्शली विड्रॉ कर लेता है तो इजिप्ट इजराइल को सुएज कैनाल का एक्सेस दे देगा, और अगर इजराइल साइनाई पेनिनसुला से अपनी आर्मी पूरी तरह विड्रॉ करता है तो इजिप्ट इजराइल को ऑफिशियली एक स्टेट की तरह रिकॉग्नाइज कर लेगा। लेकिन इजराइल की दुविधा यह थी कि अगर वो इन एरिया से अपनी आर्मी हटा भी ले तो इस बात की क्या गारंटी है कि आगे अरब वर्ल्ड उस पर अटैक नहीं करेगा। इजराइल को इसका अश्योरेंस नहीं मिला और इसी कारण ये पीस टॉक्स नाकामयाब रहीं। ऐसे में इजिप्ट के पास वॉर का ही ऑप्शन बचा था। अपनी मिलिट्री को तैयार करने के लिए इजिप्ट ने यूएसएसआर की मदद ली। अनवर सादात ने सोवियत रशिया के साथ मई 1971 में एक 15 ईयर की फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की, जिसके तहत सोवियत आर्मी के ऑफिसर्स ने वॉर एक्सरसाइजेस के नाम पर इजिप्ट की फोर्सेस को ट्रेन किया। साथ ही यूएसएसआर ने इजिप्शियन फोर्सेस की कैपेबिलिटीज को बूस्ट करने के लिए उनको अपने टैंक्स, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स और 83 सैगर जैसी एंटी टैंक मिसाइल्स प्रोवाइड की। खैर, अब इजिप्ट के आगे सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वॉर प्लान को इजरायली इंटेलिजेंस से कैसे छुपाकर रखा जाए। इसके लिए अनवर सादात ने इजिप्ट के फॉर्मर प्रेसिडेंट गमाल नासिर के सन इन लॉ अशरफ मारवान का सहारा लिया, जो कि एक इंटेलिजेंस ऑफिसर थे। अनवर सादात ने मारवान को इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के पास भेजा और उनको यह बताया कि इजिप्ट इजराइल के ऊपर अटैक करने वाला है। मारवान को इस तरह से पोर्ट्रे किया गया जिससे मोसाद को यह लगे कि ये इंफॉर्मेशन लीक पैसों के लिए कर रहे हैं। कुछ समय बाद मोसाद ने इन पर यकीन कर लिया। मारवान ने इजिप्ट के अटैक का टाइम और डेट मोसाद को बता दिया। मारवान की बात मान ली गई और इजराइल ने मारवान द्वारा दी गई जानकारी के अकॉर्डिंग अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया। लेकिन उस समय इजिप्ट ने अटैक नहीं किया। इस पूरे प्रोसेस को एक बार फिर रिपीट किया गया और फिर से इजिप्ट ने अटैक नहीं किया। इजिप्ट बॉर्डर्स के पास अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस तो कर रहा था, लेकिन उसने अभी तक एक्चुअल अटैक नहीं किया था। वो ये सब केवल इजराइल को कंफ्यूज करने के लिए कर रहा था, ताकि जब इजिप्ट एक्चुअल अटैक के लिए तैयार खड़ा हो तो इजराइल को लगे कि ये भी बस एक फॉल्स अलार्म ही है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मारवान द्वारा फैसिलिटेट किए गए फेक अटेम्प्ट्स के बाद इजिप्ट ने योम किपुर के दिन इजराइल पर एक्चुअल अटैक लॉन्च कर दिया। लेकिन जब तक इजरायली ये समझ पाते कि ये वाला अटेम्प्ट एक रियल अटेम्प्ट है, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। और वो क्यों, आइए देखते हैं। द फाइनल अटैक। तो दोस्तों, 6 अक्टूबर 1973 को दोपहर के 2 बजे इजिप्शियन और सीरियन आर्मी ने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया और इसी अटैक के साथ शुरुआत हुई योम किपुर वॉर की। जैसा कि हमने पहले भी देखा, इस दिन इजराइल की रेगुलर फोर्सेस अपनी फुल स्ट्रेंथ में बॉर्डर पर मौजूद नहीं थी। इसी मौके का फायदा उठाते हुए इजिप्शियन आर्मी ने ऑपरेशन बद्र के तहत सबसे पहले साइनाई पेनिनसुला पर बमबारी शुरू की और देखते ही देखते 70,000 इजिप्शियन ट्रूप्स 2,000 टैंक्स के साथ सुएज कैनाल को क्रॉस करके साइनाई पेनिनसुला पर पहुंच गए।
यहां उनका सामना हुआ बर्ज-लेव लाइन से। ये लाइन साइनाई पेनिनसुला पर इजरायली फोर्टिफिकेशन का एक हिस्सा थी। इसको इजरायल के मिलिट्री परफेक्शन का सिंबल माना जाता था, लेकिन इजिप्शियन आर्मी ने कुछ ही घंटों में इस लाइन को क्रॉस कर लिया। अगले 2 दिन के अंदर इजिप्ट ने यहां पर मौजूद हर बैरियर, हर फोर्टिफिकेशन को ध्वस्त कर दिया। उधर नॉर्थ में भी कुछ ऐसा ही सीन था। यहां सीरिया ने 40,000 ट्रूप्स के साथ गोलन हाइट्स पर अटैक कर दिया। अब बात इजरायल की थी, तो बाकी अरब स्टेट्स शांत कैसे बैठ सकते थे? इजिप्ट और सीरिया के साथ ही इराक, लेबनान और बाकी अरब देशों ने भी इजरायल के अगेंस्ट अपने ट्रूप्स भेजने शुरू कर दिए। तो कुल मिलाकर वॉर के पहले दिन अनप्रिपेयर्ड इजरायल को शॉक से ओवरवेल्म कर दिया गया। इस अटैक को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो अब इजरायल का बचना नामुमकिन है। इजरायली लीडरशिप को समझ नहीं आ रहा था कि वो इसको कैसे हैंडल करे। पूरे देश में एक पैनिक की लहर दौड़ रही थी। शुरू के 3 दिन इजरायल हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ लॉसेस झेल रहा था। फाइनली इजरायली पीएम गोल्डा मेयर ने अपने सुपर पावर फ्रेंड यूएस का दरवाजा खटखटाया। इजरायल इस रीजन में यूएस का एकमात्र स्ट्रेटेजिक एलाय था और यूएस उसको इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता था। ऊपर से सोवियत रशिया, सीरिया और इजिप्ट को लगातार आर्म्स एयरलिफ्ट कर रहा था। यूएस को यहां यह डर भी था कि अगर इजरायल की हेल्प नहीं की गई तो गोल्डा मेयर अपने लास्ट ऑप्शन यानी न्यूक्लियर वेपन्स का बटन ऑन कर सकती हैं। अक्टूबर 9 को कुछ ऐसा हुआ भी। इजरायल ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को एक्शन में लाने की तैयारी शुरू कर दी। जैसे ही यह खबर यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन और उनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हेनरी किसिंजर को मिली, उन्होंने इस वॉर में एंटर करने का निर्णय लिया। इसको ऑपरेशन निकल ग्रास के नाम से जाना गया। यूएस की इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए अरब कंट्रीज ने यूरोपियन कंट्रीज को ऑयल एम्बार्गो की धमकी दी। अरब्स का कहना था कि अगर किसी भी यूरोपियन कंट्री ने अमेरिकन एयरक्राफ्ट्स को उनकी टेरिटरी के ऊपर से फ्लाई करने या फिर उनके यहां रिफ्यूल करने की इजाजत दी तो यूरोप की ऑयल सप्लाई बंद कर दी जाएगी। पूरा यूरोप डर गया, लेकिन पोर्चुगल ने उनकी बात नहीं सुनी और कुछ ही दिनों के अंदर अमेरिका ने पोर्चुगल के रास्ते इजरायल को 22,000 टन के वेपन्स और बाकी सप्लाईज प्रोवाइड किए। अक्टूबर 14 को इन नई सप्लाईज की बदौलत इजरायल ने अपने लॉसेस को वापस रिपेयर किया और फाइनली इजिप्ट पर अटैक करने की तैयारी की। उन्होंने साइनाई पेनिनसुला से इजिप्ट को पीछे धकेलना शुरू किया। इजरायली फोर्सेस इजिप्शियन फोर्सेस से लड़ते हुए सुएज कैनाल को क्रॉस कर इजिप्ट में एंटर कर गए। यहां इंटरेस्टिंग बात यह है कि इजिप्ट की ज्यादातर फोर्सेस अब भी साइनाई पेनिनसुला पर खड़ी थीं। उनको ये ऑर्डर्स मिले हुए थे कि जब तक ये वॉर खत्म न हो जाए तब तक किसी भी सूरत में उनको वहां से वापस नहीं आना है, और इस वजह से इजिप्ट की प्रोटेक्शन के लिए अब उनकी जमीन पर कोई आर्मी नहीं थी। इजरायल ने इस चीज का फायदा उठाते हुए सबसे पहले इजिप्ट में एंटर करने के बाद उनकी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय किया, जगह वेपन्स डिप्लॉय किए। इसके बाद इजिप्ट की खुद की एयरफोर्स अपने घर में एंटर नहीं कर सकती थी। इसी के साथ इजरायल ने इजिप्ट की 3rd आर्मी को भी इंसर्कल कर लिया। इजरायल की नजर अब इजिप्ट की कैपिटल कायरो पर थी। उधर नॉर्थ में सीरिया की मिसकैलकुलेशन के चलते इजरायली आर्मी उनको पहले ही ओवरपावर कर चुकी थी। 22 अक्टूबर को इजरायली फोर्सेस सीरिया को गोलन हाइट से पीछे धकेलते हुए सीरिया की कैपिटल डमास्कस के बेहद नजदीक जा पहुंची। उसी दिन यूएन ने रेजोल्यूशन 338 के तहत एक इमीडिएट सीज फायर का ऐलान किया, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। फाइटिंग अभी भी जारी थी। अब यहां पर इजिप्शियन फोर्सेस की मदद करने के लिए सोवियत रशिया ने बैटल ग्राउंड पर अपनी फोर्सेस उतारने की धमकी दी। साथ ही उन्होंने अपने वॉरप्लेन्स को भी हाई अलर्ट पर डाल दिया। उधर यूएस में किसिंजर ने इसका रिप्लाई देते हुए यह कहा कि अगर सोवियत ने ऐसा किया तो अमेरिका भी इससे पीछे नहीं हटेगा। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद यह कोल्ड वॉर का दूसरा ऐसा पॉइंट था। यूएस और यूएसएसआर एक डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन के इतने नजदीक आ पहुंचे थे, लेकिन एक न्यूक्लियर वॉर के डर से सोवियत्स ने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। हालांकि यहां शर्त यह थी कि इजरायल इजिप्ट में अपने एडवांसेस अब वहीं रोक दे। यूएस को इस पॉइंट पर इजरायल और इजिप्ट के बीच नेगोशिएट करने का मौका मिल गया, क्योंकि इजिप्ट भी यह जानता था कि केवल यूएस ही इजरायल को उन पर फर्दर अटैक करने से रोक सकता है, और यूएस ने ऐसा ही किया।
यूएस ने इजराइल को कहा कि वो इजिप्ट की थर्ड आर्मी को डिस्ट्रॉय ना करे। 28 अक्टूबर को यह वॉर फाइनली एंड हुआ जब इजराइल और इजिप्ट ने एक दूसरे के साथ पीस टॉक्स शुरू करने का फैसला किया। दोनों साइड्स ने सीज फायर डील एक्सेप्ट की। आफ्टरमैथ। इस वॉर के खत्म होने के बाद 1979 में इजिप्ट और इजराइल के बीच यूएस द्वारा मीडिएटेड एक पीस डील साइन हुई। इस वॉर में दोनों ही साइड्स ने अपनी अपनी विक्ट्री डिक्लेयर की। नंबर्स को देखा जाए तो इजराइल के कंपैरिजन में इजिप्ट और सीरिया के कई गुना ज्यादा पर्सनल और वेपनरी डिस्ट्रॉय हुए, लेकिन इजिप्ट का कहना था कि शुरुआती दिनों में जिस तरह उनकी आर्मी ने इजराइल को ओवरपावर किया, उससे उनको अपनी 6 डे वॉर में खोई हुई प्रेस्टीज वापस मिल गई। तो पॉलिटिकली इजिप्ट के मोराल के लिए यह एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी। खैर, इस पीस डील के बाद इजिप्ट को साइनाई पेनिनसुला वापस दे दिया गया और इजिप्ट ने फाइनली इजराइल को एक नेशन के रूप में रिकॉग्नाइज किया। लेकिन इस कदम की वजह से इजिप्ट को पूरे अरब वर्ल्ड का गुस्सा झेलना पड़ा। सभी अरब कंट्रीज ने इजिप्ट से डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म कर दिए। उधर जॉर्डन ने भी 1992 में इजराइल के साथ एक पीस ट्रीटी साइन की। इस वॉर के बाद अरब वर्ल्ड और इजराइल के बीच कोई भी ऑल आउट मेजर वॉर देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों, ये थी कहानी इजराइल के इतिहास के एक बेहद इंपॉर्टेंट इवेंट यानी योम किपुर वॉर की। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।